नमस्कार। आप देख रहे हैं बोले भारत और आज हमारे साथ एक बहुत ही महान हस्ती मौजूद हैं यूजीसी के मैटर पर बात करने के लिए, मिस्टर विभूति नारायण राय, जो आईपीएस अफसर रहे, पुलिस महानिदेशक के पद से रिटायर हुए और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में जो है उसके कुलपति भी 5 साल रहे। तो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका न सिर्फ पुलिस में बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा बल्कि एक एकेडमिशियन के रूप में भी उन्हें लोग जानते हैं। उपन्यासकार हैं, लेखक हैं, कथाकार हैं। सर, बोले भारत में आपका बहुत स्वागत है। आप जैसे ही तो जो शिक्षाविद हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनका पूरा जीवन ऐसे कार्यों में गुजरा है, उन्हीं लोगों की तो सिफारिशों पे ज्यादातर काम होते हैं। एज ए इंडिविजुअल यदि आपकी बात करें इन सब योग्यताओं के साथ, तो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए सर? देखिए, होना ये चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, पहले तो इसे स्वीकार करना चाहिए। अगर आपने सिरे से ही ये नकार दिया कि भारतीय विश्वविद्यालयों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, तो ये ज्यादती होगी और गलत बयानी होगी। तो पहले तो ये स्वीकार करें कि डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब उस डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए जो उपाय किए जाए उनका दुरुपयोग ना हो, इसके बारे में बैठ के हमें सोचना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों चीजों पर गंभीरता से जो ये रिकमेंडेशंस आए हैं, मैंने उन्हें पढ़ा, तो मैं भी सुप्रीम कोर्ट की इस राय से सहमत हूँ कि जल्दीबाजी में ये सारी चीजें की गई हैं और चुनावी इसका सीधा सीधा वो देखिए, इस समय सत्ता में भाजपा है। भाजपा के ऊपर ये आरोप हमेशा लगता रहता है कि भाजपा आंकड़ों की पार्टी है। हालांकि भाजपा का जो सोशल बेस है इस बीच में बहुत बड़ा है, खासतौर पिछड़ों में तो बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में देखता हूँ जी। उनकी स्वीकार्यता हुई। दलितों का भी एक बड़ा तबका उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया है। लेकिन उसके बाद भी जो पुराना आरोप है वो तो बरकरार रहता है कि ये अपर कास्ट की यानी सवर्णों की पार्टी है। तो उससे मुक्त होने के लिए मुझे लगता है कि जल्दीबाजी में ये कदम उठाया गया, ये उचित नहीं है। और इसका फिर से इसके बारे में गंभीर चर्चा होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट तो कर ही रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट शायद सही फोरम नहीं है। सही फोरम तो जो आपने अभी कहा कि अकादमिक दुनिया के लोग इकट्ठे हों जी। और उसमें छात्रों की भी भागीदारी हो, तो हर जी। वर्ग के छात्र की भी भागीदारी हो और उनके राय मशविरा करके एक बेहतर ड्राफ्ट तैयार किया जाना चाहिए। हायर एजुकेशन के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी एपेक्स बॉडी है, वही पूरा रेगुलेट करती है। आपको क्या लगता है कि क्या ये गफलत में ऐसा हो गया या इसके पीछे एक सुनियोजित कोई पॉलिटिकल स्टंट भी आप देख रहे हैं? देखिए, यूजीसी की फंक्शनिंग को लेके मेरे मन में कोई बहुत अच्छी राय नहीं है। मैं 5 साल विश्वविद्यालय का कुलपति रहा है, केंद्रीय विश्वविद्यालय का। तो यूजीसी का की जो फंक्शनिंग उस समय थी वही अब भी होगी। तो वो मुझे तो हमेशा उसको लेकर के तरस आता था कि एक तो अयोग्य और चापलूस लोगों को उसमें भर दिया जाता है ना, आमतौर से जिनका अपना राजनीतिक असर रसूख होता है। और उनका तरह तरह के उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, आर्थिक भ्रष्टाचार भी जुड़े हुए हैं, सामाजिक और जो एक खास तरह से जातिवादी मानसिकता भी वहां दिखाई देती है। तो ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन इसके बावजूद यूजीसी के अलावा कोई दूसरी, फिलहाल तो कोई दूसरी बॉडी हमारे पास है नहीं। क्या ये कहना भी उचित नहीं होगा सर कि जिस तरीके से एक इसको सुप्रीम कोर्ट ने जब टर्न डाउन किया उसके बाद पूरे देश में सोशल मीडिया पे ये बहस चल पड़ी कि रिजर्व कैटेगरी के जितने मैटर्स हैं उनको सुप्रीम कोर्ट सुनने में बहुत टाइम लगाता है, लेकिन चूंकि जनरल कैटेगरी से जुड़ा हुआ मामला था तो 24-48 आवर्स में ही ये सारा कुछ हो गया। आपको लगता है कि ऐसा भी नहीं कहना चाहिए? नहीं, लेकिन क्या ये इंप्रेशन गलत है? आप बताइए। विश्वविद्यालय जेएनयू के कुछ छात्र पिछले 5 वर्षों से पढ़े हुए, उनकी जमानत नहीं हो रही और यहाँ पर 24 घंटे के अंदर ही ये मामला मैटर आया और सेटल हो गया। सेटल का मतलब स्टे कर दिया गया। तो ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट को न सिर्फ इंसाफ करना चाहिए बल्कि इंसाफ करते हुए दिखना भी चाहिए। इसमें तो अर्जेंसी की जरूरत थी, क्योंकि अगर वो पुराना ढुलमुल रवैया रहा होता जिसमें वो तारीखों पे तारीखें लगती, तो पूरे देश में एक हिंसा का माहौल पैदा हो जाता। सर, आप तो इतने सालों यूपी में रहे, यूपी के पॉलिटिकल डायनेमिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को यूपी में बहुत कम सीटें मिली, जितनी सीटें वो पिछले 2 लोकसभा के चुनाव में जीतती आ रही थी उसके मुकाबले, उसको ऐसा लगा कि ओबीसी और एससी एसटी का कुनबा उससे थोड़ा छिटक सकता है? क्या उसको समेटने के क्रम में इस तरीके का कोई निर्णय देख रहे हैं आप? हो सकता है। पर्दे के पीछे क्या हुआ होगा ये तो किसी को नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन आप जो कह रहे हैं ये संभावना हो सकती है।
देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है ना कि हमें तो डॉक्टर अंबेडकर के इस वाक्य को एक ब्रह्म वाक्य मानना चाहिए था कि जातियों का समूलोच्छेदन होना चाहिए, टोटल एनिहिलेशन ऑफ ऑफ कास्ट। कास्ट। डॉक्टर अंबेडकर की थ्योरी थी। जी हमारे यहाँ हर जाति, जो अंबेडकर के चेले भी आए, उन्होंने भी वर्ण व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। उन्होंने जातियों के आधार पर पंचायतें बुलाई, जाति आइडेंटिटी को मजबूत किया। भाजपा तो बल्कि मुझे कई मामलों में उनसे इस अर्थ में बेहतर लगी कि कम से कम खुलेआम जाति की बात नहीं करते। एक नेता पीडीएम की बात कर रहे हैं, तो जब आप जी। पीडीएम की बात कर रहे हैं तो नॉन पीडीएम को आप एक्सक्लूड कर रहे हैं, यानी यस। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन सबको आप बिल्कुल एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो आप तो बिल्कुल। खुद ही जातिगत जो चेतना है और जातिगत जाति की जो पहचान है उसको मजबूत बना रहे हैं। इस देश में इस तरीके की प्रताड़ना को रोकने के लिए बहुत सारे कानून हैं। जैसे यदि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के प्रोटेक्शन की बात करें तो SC ST एक्ट है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के लिए उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट आया। इसके अलावा विशाखा कमेटियां सभी इंस्टीट्यूशंस में या वर्क प्लेस पे बनाई गई हैं। उनका रिजल्ट आपको लगा है कि चरितार्थ हो पाया है जिस उद्देश्य से इन सबको बनाया गया है? ऐसे में एक और नियम तो कितना होपफुल हैं आप? देखिए जिन कानूनों का आपने जिक्र किया उन्होंने अपना रोल कुछ हद तक तो निभाया है। जी आपको गांव में आसानी से किसी दलित के खिलाफ, या शहरों में भी किसी दफ्तर में दलित के खिलाफ कोई दुर्भावना, जिसे आप कहते हैं विजिबल, जो दिखाई दे, इस तरह की दुर्भावना जरा कम हो गई है। अभी भी कम। है जी। लेकिन कम हो गई है, और लोग थोड़ा बहुत डरते हैं। जो अपर कास्ट है वो 10 बार सोचती है। तो इन कानूनों का ये तो अच्छा असर हुआ ही है। हुआ। या अब दहेज वाला कानून आप देखिए, अब कम आपको इस तरह की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं जिसमें बहुओं को ससुराल में उनका स्टोव फट जाता था और जल जाती थी ना। जी जी जी, लेकिन बिल्कुल ये भी बिल्कुल। सही है कि इन कानूनों का दुरुपयोग भी बहुत हुआ। और जैसा मैंने आपको अभी आपको उदाहरण दिए कि किस तरह बिल्कुल। SC ST एक्ट, एट्रोसिटीज एक्ट है, उसका उपयोग जो बलवती जातियां थी, जो डिस्कोर्स में पावरफुल थी, वो उनका दुरुपयोग करने लगी ना अपने जी जी व्यक्तिगत जी। दुश्मनी निभाने के लिए। एक बिल्कुल। भूमिहार या एक क्षत्रिय या एक ब्राह्मण अपने पट्टीदार के खिलाफ किसी दलित को खड़ा करके उसे सताता है। ये है। इसी तरह डावरी एक्ट में भी सुप्रीम कोर्ट तक को अब ये कहना पड़ा कि भाई डावरी एक्ट दायर होते ही गिरफ्तारी उचित नहीं है, उसकी जी। पूरी छानबीन तफ्तीश होनी छानबीन। चाहिए। जी। तो हाँ, ये उन कानूनों ने अपना रोल अदा किया है एक निश्चित हद तक, लेकिन उनका दुरुपयोग भी बहुत हुआ है। तो अब इस कानून, ये अगर ये कानून बन गया या अभी तो रिकमेंडेशंस हैं, ये जी लागू जी हो गई, जी। तो इनका भी दुरुपयोग होगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इनको न लागू करने के लिए ये तर्क आप नहीं दे सकते कि डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही नहीं है। एक और बहस इसी के साथ पूरे देश भर में खासकर जो OBC और SC ST के प्रोफेसर्स हैं या उनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं बियॉन्ड द पॉलिटिकल पार्टी, वो ये मांग कर रहे हैं कि UGC का नया रेगुलेशन जो आया था जिस पे इतना विवाद हुआ, केंद्र सरकार दरअसल शिक्षण संस्थानों में जो रिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं उनको भरने के लिए जो आवाज उठती है उसको कहीं दबाने के लिए या उसको शैडो में ढकेलने के लिए इस तरीके का काम कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि एक नया बैटल ग्राउंड तैयार हो रहा है? देखिए विश्वविद्यालयों में जो रिजर्व की सीटें हैं उनमें ओबीसी वाली तो खैर भर गई हैं या भर जाती हैं, लेकिन जी SC ST की ज्यादातर जगह अभी भी खाली पड़ी हुई है। ये एक सच्चाई है। जी। ये भी एक सच्चाई है कि कई बार इंटरव्यू में आपको बहुत जिस तरह की योग्यता की आप तलाश करते हैं वो नहीं मिलता, तो आप NFS कर देते हैं, नन फाउंड सुटेबल लिख जी जी। करके उसे। लेकिन ये NFS दुर्भावना की वजह से भी होता है, ये भी हमें स्वीकार करना चाहिए। एक आखिरी सवाल से सर आप आपसे विदा लेंगे। जितने भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें बहुसंख्यक तो सवर्ण समाज ही है। यदि उनके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उसमें भी बहुसंख्यक सवर्ण समाज ही है। ऐसे में इस तरीके के किसी भी रेगुलेशन को जो ले आया जाए जिससे कि सवर्ण समाज को कोई तकलीफ हो, तो क्या आपको लगता है कि कोई लॉजिकल एंड तक ऐसे मैटर्स पहुंच पाएंगे या एक जस्टिफाइड रूप में प्रोसीडिंग में भी वो चल पाएंगे? क्योंकि जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, जो इक्विटी कमेटी का चेयरपर्सन होगा, वो तो ज्यादातर कैंपसेस में सवर्ण समाज के लोग हैं।
तो कैसे आपको लगता है कि नियम कानून बनने के बाद भी न्यायपूर्ण धारा एक निकल सकेगी? नहीं, दिक्कत आएगी। आपने बहुत सही जगह इशारा किया है। दिक्कत आएगी क्योंकि आखिर जो भी कमेटी बनेगी उसमें मेजोरिटी तो अपर कास्ट के लोगों की होगी, जो तथाकथित अपर कास्ट हैं उनकी जी। मेजोरिटी होगी। और अगर वो डिस्क्रिमिनेशन उनके साइकी का हिस्सा है, उनके मनोविज्ञान में ही छिपा हुआ है, तो वो फिर जाहिर है कि उनके फैसले भी उससे प्रभावित होंगे। ये संभावना तो रहेगी। जो एट्रोसिटीज एक्ट है, आखिर जी। वो जाता तो उन जजों के अदालतों में जिसमें से ज्यादातर नॉन एससी जातियों के जज होते हैं, है जी। ना, जो तथाकथित ऊंची जातियां या मझोली जातियां, उनके जज होते हैं। तो जी। लेकिन उस एक्ट का फायदा तो हो रहा है ना, उस हो एक्ट की रहा है, वजह हो से रहा है। काफी हद तक एट्रोसिटीज रुकी तो हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भी इस तरह की दिक्कतें आएंगी, आप सही कह रहे हैं। और उनका रास्ता फिर हमें निकालना पड़ेगा। और मेरे समझ से तो एक ही रास्ता है कि जातियों को नष्ट करने के उपाय करने चाहिए। किस तरह से जो जातिगत चेतना या पहचान है, इसे हम नष्ट कर सकते हैं, इसके उपाय करने चाहिए। जाहिर तौर पे बहुत ही नेक विचार हैं सर, और इसमें शायद हमें 4-5 दशक और खपाने पड़ेंगे ऐसा दिन देखने के लिए, क्योंकि 4-5 दशक पहले ऐसी बातें हुआ करती थीं और ये खाई और गहरी होती जा रही है। तो अब हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ऐसा कोई दिन होगा जहां इस तरीके के लफड़े हमारे समाज में नहीं होंगे। सर, आपने बोले भारत के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार।